अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया जिशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, सोशल मीडिया जहां दुनिया में होने वाली हरकत सकनात के बारे में हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है, वहां इसके जरिए लोगों की आरा, उनकी सोच और रवैये भी तब्दील करने की कोशिश की जाती है। सानिया रावलपिंडी पर जहां दूसरे अनासिर की गफलत और कोताहियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वहीं उस दिन सोशल मीडिया भी पेश था। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि इस साने में इंतजामिया के मुजरिमाना खामोशी और नाअहली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर मजहबी मनाफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा की भी बात की है। लेकिन क्या दहशतगर्दी सोशल मीडिया ने शुरू की? क्या सोशल मीडिया की आड़ में बाकी तमाम साजिशों और मुल्की और गैर मुल्की प्रोपेगेंडा को हम नजरअंदाज कर दिया जाए? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने आप को अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी कहते हैं। पिछले 10 सालों में जब से अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा है, दहशतगर्दी खत्म होने की बजाय बढ़ी है और हमने अमेरिकी कंटेनर्स और नेटो को 2002 से अब तक जो राहदारी फराहम कर रखी है, हमें यह बताया गया कि हम इसके बदले अमेरिका से डॉलर्स ले रहे हैं। लेकिन अब यह इंकशाफ हुआ है कि वो राहदारी बिल्कुल मुफ्त है और पाकिस्तान पिछले 10 सालों में एक ढेला भी नहीं ले सका। और ये इंकशाफ आज रऊफ क्लासरा साहब ने दुनिया अखबार में किया है। मजीद क्या इंकशाफ है, मजीद इसकी डिटेल भी रऊफ क्लासरा साहब से आज हम लेंगे। तीसरी खबर आज हम करेंगे। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले अभी दुनिया टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि हंगू के इलाके में एक ड्रोन हमला किया गया है और इस हमले में 3 तालिब इल्म और 2 असातिज़ा जाम बहक हो गए हैं। इस ड्रोन हमले को देखें और साथ ही कल मुशीर खारजा सरताज अजीज का बयान देखें कि अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई है कि तालिबान से मुज़ाकरात के दौरान कोई ड्रोन हमला नहीं किया जाएगा। तो हमने सोचा कि इससे बड़ी खबर शायद अभी डिस्कस करने वाली कोई नहीं। पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि एक तरफ आप ये अमेरिका में यकीन दहानी करवा रहे हैं कि ड्रोन हमले नहीं होंगे काजी साहब, और दूसरी तरफ आप देखें कि एक और ड्रोन हमला हो गया। यकीन दहानी पता नहीं उन्होंने करवाई है या अगर करवाई भी है तो इससे आपको अंदाजा होता है कि आप किस लेवल पे डील कर रहे हैं। देखिए ना, जब हम कहते हैं कि अनइक्वल्स के माबैन ना दोस्ती होती है, इवन डिप्लोमेसी भी जो है गुलामी होती है। अब उसमें अभी तो उसकी तफसील नहीं आई। अभी एक लम्हा पहले जब हम प्रोग्राम शुरू ही कर रहे थे तो ब्रेकिंग आ गई। तो ब्रेकिंग में पता चला कि किसी मदरसे पे हमला हुआ है और 2 अच्छा, अब जहाँ भी हुआ है ये उसकी वो गलत हुआ है या सही हुआ है या वहाँ तालीम हो रही थी या कुछ और हो रहा था, ये तो उसकी तफसील बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह और तय हो जाती है, वो ये कि अगर हम और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि इन्हें कोई ब्रीफ मिल सकता है तो वो मेरे ख्याल मुश्किल है। मगर आएंगे इस पे, लेकिन इससे पहले खबरें ले लेते हैं, इसके बात कर लेते हैं। शायद मैं आज बात करूंगा, एक तो FIA ने जो कहा है कि हमें अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले। AGP जो अटॉर्नी जनरल है, उनका यह बयान आया कि मुशर्रफ के खिलाफ हमें ठोस शवाहिद हैं और हम उन्हें सजा दिलवा के रहेंगे। FIA की जो टीम है उसके सोर्स से जो खबर सामने आई है वो ये है कि जनाब मामला ये है कि हमें अभी तक अब क्या उन्हें मिला है, उनके रास्ते में क्या रुकावटें हैं, और ख़ास तौर पे जो 2 आरा कल शाम से मीडिया में सामने आ रही हैं, सज़ा होगी और फौरी तौर पे हो जाएगी, एक राय कि नहीं होगी, लटकेगा और वो चले जाएंगे, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बड़ी दिलचस्प खबर, हम बड़ी बुनियाद परस्तियों की बात करते हैं मगर यूरोप के वस्त में उसकी यूनिवर्सिटियों में माशी बुनियाद परस्ती के खिलाफ एक रिवोल्ट है और लोग एक तंजीम यूनिवर्सिटी के तलबा कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस बदलें। जो सिलेबस आप हमें पिछले 30 साल से पढ़ा रहे थे वो तो गलत हो गया 2008 के किसान बाजारी के बाद। तो ये क्या, और इस बात की रेलेवेंस हमारे साथ क्या है, इस पर बात करेंगे। क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब। जी शायद जैसे तो आपने अभी अपने इंट्रो में बताया है कि आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे पाकिस्तान को एक दफ़ा सस्ता बेचा गया है और चीपली, मतलब वी सोल्ड पाकिस्तान चीपली। इसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग अभी शेयर करेंगे। मुफ्त बेचा गया, चीपली भी कहने में मेरा ख्याल ज़्यादा उस पर बंदा उसमें पंच है, चीपली कहने में या चीप कहने में, अगर ये मुफ्त की बजाय। तो दूसरी स्टोरी है कि आपको याद होगा हम यहाँ फॉलो अप करते रहे, पिशावर में जो आया था खैबर पख्तूनख्वा का असला स्कैंडल था, हाँ जी, जिसमें 1 अरब रुपए का ये कमीशन खाया गया था। रूलिंग पार्टी ANP के कुछ हुक्मरानों ने खाया था और पुलिस वालों ने मिलकर खाया था। एक बड़े मुलजिम तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी जो ये पॉलिटिकल मुलजिम हैं जिन्होंने दुबई में अदायगियाँ कराई गई थी, उनको कोई टच नहीं किया गया, कोई हाथ नहीं लगाया गया, उस पर बात करेंगे। और एक 2 दिन पहले हमने लइये के हवाले से काले यरकान पे जो स्टोरी की थी, तो उस पर पंजाब हुकूमत ने कुछ एक्शन लेते हुए वहाँ पे एक टीम भेजी थी। उस टीम ने जो फाइंडिंग वहाँ पे दी है, पता चला है वो इंतहाई सनसनीखेज और डरा देने वाली हैं। जो उन्होंने सैंपल्स लिए हैं तो 40% से ज़्यादा जो लोग हैं कुछ कम्युनिटीज़ में, कुछ ये गाँव वगैरह में, वो काले यरकान का शिकार हैं और
काले जरकान का शिकार क्यों हो रहे हैं, तो उसकी जो रीज़न है वो डरा देने वाली हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले हम सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया के बारे में कल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सब कहा कि सोशल मीडिया ने उस दिन ज़्यादा मजहबी मुनाफरत फैलाने में जो अहम किरदार अदा किया, लेकिन सोशल मीडिया में तो सब कुछ बाद में हुआ। आपकी जो वहाँ पे मुनाफरत थी वो तो पहले फैल चुकी थी वहाँ पर। अच्छा देखें, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, ये एक आईने की तरह है जो मुनक्किस करता है। अच्छा, वो जो आईना ज़रा ज़्यादा बेबाक आईना है, क्योंकि उसमें कोई सेंसर नहीं है। और ये पूरी दुनिया में, अभी मैं कल ही खबर पढ़ रहा था कि तकरीबन 2.25 अरब लोग जो हैं उनकी एक्सेस इस तक हो गई है। कल ही खबर आई है ये जो अब बात यह है कि वो भी मुनक्किस कर रहा है। हाँ, उसमें बड़ा कचरा भी आता है, ये भी बात दुरुस्त है कि जो मर्जी उस पर कुछ पोस्ट कर दे। इसी हवाले से आप ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मखरब इखलाक चीज़ें भी उस पर होती हैं, मगर उस पर चीज़ तब आती है जब वाक़या रूनुमा होता है। मगर अब एक दलील जो हुकूमत की तरफ से हो सकती है कि जब वाक़या रूनुमा हो जाए तो वो उसको मजीद एग्रेवेट कर सकता है। लेकिन एग्रेवेट कर सकता है, हमारे यहाँ तो एक्सेस ही पहले देख लें। पहली बात तो ये है कि क्या एक्सेस जो है, क्या जितनी भी ये दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं या जिन लोगों ने पिंडी में दहशतगर्दी की वो सोशल मीडिया पढ़ के की या उसके बाद जो उसका फॉल आउट। हाँ, सोशल मीडिया बहरहाल एक बात है कि अनसेंसर्ड खबर को एक चश्मे यानी एक लम्हे के अंदर सेकंड्स में जो है वो फैला देते हैं। अब उसमें एक पर्सनल सेंसर लोगों का है। मतलब जब मैं उसको देखता हूँ, रोजाना बात करता हूँ, मगर हमने भी एक लगा रखा है उसमें सेंसर कि इसमें क्या झूठ है क्या सच है। और लेकिन उसमें अक्सर वो बातें जो हमारा मीडिया अफोर्ड नहीं कर सकता वो उसमें। बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या वाकई रावलपिंडी में जो अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई उसकी वजह क्या सिर्फ सोशल मीडिया बना। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सानिया रावलपिंडी के खिलाफ कल मजहबी जमातें यौम एहतजाज मनाएंगे। एहतजाजी रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। कल पुरअमन एहतजाज होगा। क्लासा साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से उस दिन हालात ज़्यादा ख़राब हुए, ज़्यादा मजहबी मुनाफरत फैली, तो आप समझते हैं कि उस दिन ज़्यादा जिम्मेदारी हालात ख़राब करने की सोशल मीडिया की थी? शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कभी कभार दौरे पे आ जाते हैं, हो सकता है बाहर बैठ के वो सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हो, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में थे नहीं जब यहाँ पे फसादात हो रहे थे। वो तो पाकिस्तान से बाहर थे। और जब वहाँ श्रीलंका में उनको खबर मिली भी होगी तो पाकिस्तान आने की बजाय वो तो बैंकॉक चले गए थे। तो वहाँ पे वो उन्होंने बिजनेसमैन को बताना था कि पाकिस्तान दुनिया का पुरसकून और सबसे अच्छा मुल्क है, अपना पैसा लें, अपनी मिलें लें और यहाँ तशरीफ़ लें। और सुनने में आए वहाँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे बड़ा रश पड़ा हुआ है कि जनाब सबसे पहले हम जाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये किसने इनको बताया कि सोशल मीडिया का जनाब इसमें सारा कसूर है? चलो मान लेते हैं सोशल मीडिया पे वो जैसे काजी साहब कह रहे थे, हम भी शिकार रहते हैं बाज़ दफ़ा, हमें भी बहुत सारे वहाँ पे गलत सही बातें सुनना पड़ती हैं या फैलाई जाती हैं। फेयर अनफ। मुझे ये बताएं, आज श्रीलंका पे जो टीम आई थी यहाँ पे, उस पर जो अटैक हुआ था तो उस पर सोशल मीडिया ने सारा उसको मैनेज किया था, मैनूवर किया था। और इंटरेस्टिंगली जो वहाँ पे लोग जिम्मेदारान थे जिन्होंने वहाँ पे श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी देनी थी, लाहौर की पुलिस ने, उन तमाम लोगों को ना सिर्फ इन्होंने खुद इन्हीं की पंजाब हुकूमत ने इनको क्लीन चिट्स दी, बल्कि बहुत सारे लोगों के इन्होंने प्रमोशंस की। अभी रिसेंटली एक ASP सिक्योरिटी थे इनके वहाँ पे, जो लैब्स के जिम्मेदार थे बाकी अफसरान की तरह, हाँ उनको तरक्की दे दी गई, तरक्की दे के एक लाहौर में अहम पोस्टिंग दे दी गई। हाँ, ये भी सोशल मीडिया काम कर रहा था। ऐसे गोजरा में हुआ, आपने वहाँ पे क्रिश्चियन के घरों को जलाया गया, मॉब ने वहाँ पे ये बेचारे क्रिश्चियन औरतों को, बच्चों को मारा, उनको जलाया। आपके लाहौर में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, ये सोशल मीडिया कर रहा था। आप अपनी क्यों सोशल मीडिया ने करवाया? चर्च पे हुआ, आपने यहाँ पे लोगों की जिंदगी जीवन कर दी। माइनॉरिटीज के साथ जो हशर करती है आपका पुलिस करती है या पाकिस्तानी अवाम जाके अपने जोश में करते हैं, उसको कभी रोकने के लिए आपने किया है? अब आप डाइवर्ट किए जा रहे हैं चीज़ों को। 4 दिन तक वहाँ पे जो कर्फ्यू लगे, और काई सब ठीक कह रहे हैं, कितने लोग सोशल मीडिया को आपका ख्याल है फॉलो करते होंगे? मान लेते हैं 10% 20%। ये तो देख लें आपकी आबादी में लिटरेसी रेट कितना है, अपना कितना है, फिर एक्सेस कितनी, और जिस तरह के घरों में ये उसका वो क्या कहते हैं नेट सर्विस दी जाती है, और जितना स्लो नेट मिलता है, एक आपको मोबाइल टेलीफोन पे अगर हाँ इंटरनेट की फैसिलिटी ली हुई तो आधे घंटे बाद कोई आपकी पिक्चर लोड होती है, कोई आधा घंटा 1 घंटा लगता है तो कोई आपका मैसेज वहाँ पे डिलीवर होता है। ये तो डिलीवरी आपका सिस्टम है यहाँ पे। ये बेहतरीन तरीक़ेकार है। वो ब्लफ मास्टर्स यहाँ पे मौजूद है हमारी हुकूमत में।
एक से नया इनको वहां पे वो आइडिया देते रहते हैं, नई से नई बात कह रहे थे। अब पुलिस अफसरान की बिल्कुल उनको माफी हो गई है। माफी क्या, नादरा ने कल फुटेजेस दिखाई है, तस्वीर दिखाई है, पता चला है कौन पुलिस का एहलकार किस तरह हाथ बांध के खड़ा हुआ है, कौन चाय पी रहा है, कौन चुप करके खड़ा तमाशा देख रहा है, सबकी नालियां कल सामने आई हैं। ये कोई पहली दफा शाजा थोड़ी है, इस स्टेट को जिस तरह स्टेट और लोगों को इन्होंने बेरहमी से छोड़ दिया है और हमारी रियासत बिल्कुल बैठ गया। जैसे उस दिन मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछा था कि हमारे सियासतदान तो इररिलेवेंट हो गए, ये वाकया कोई होता है उसको बैठ के टीवी पे आप और हमारी तरह ये देखते रहते हैं, ये भी उसी तरीके पे उसको फॉलो कर रहे होते जैसे आप या मैं या कोई कॉमन आदमी बैठ के। क्लासरा साहब एक चीज पॉइंट आउट कर देते हैं मेरे ख्याल में हम आसानी के लिए। आज ही रिपोर्ट छपी और मैं देख रहा था कि बुनियादी तौर पे हम चले माजी को छोड़ देते हैं, मैं ज्यादा माजी में जाता हूं, लोग इतराज भी कर देते हैं बाज़ औक़ात। जो इस वक्त मेन आपकी इस वक्त कॉज ऑफ ये जो है जो सब कुछ गंद पड़ा हुआ ये मिलिटेंसी का, इसकी जो फंडिंग है उसके 3 सोर्सेज आइडेंटिफाई हुए हैं। आज ही रिपोर्ट छपी हुई है। जीसीसी गल्फ कंट्रीज काउंसिल जो है इधर से चैरिटी से आ रहा है। ड्रग पे चंद दिन पहले एक रिपोर्ट छपी है जी कि 10 केजी में से या पता नहीं कितने केजी में से अफगानिस्तान में जो जहां रिकॉर्ड पॉपी कल्टीवेट हुई है 1 किलो जो है वो उसके पैसे जाते हैं इनके पास। और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं याद करवा दूं कि इजराइल ने फंड किया ईरान पर हमला थ्रू बलोचिस्तान, सबको पता है। और वो एक बजायर इस्लामिक मिलिटेंट आउटफिट ने जाके हमला किया था और मुसलमानों पे हमला किया था। गोया से बात यह भी साबित हुई कि पैसे दे दो तो मुसलमानों पे भी हमला करवा दो और ये मफरूजा गलत है कि वो दुनिया में गैर मुस्लिमों को खत्म करने चले। अगर आप ये ड्राई अप नहीं करते इनकी, और ये दिस इज एन इकोनॉमी ऑफ टेररिज्म, ये टेररिज्म की एक मैशत है, इसको अगर आप खत्म नहीं करते। और मैंने यहां रिपोर्ट लिखी थी जो गार्जियन में छपी है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कुछ कर रही हैं वो टेररिज्म में इजाफा कर रहा है बजाय कमी करने के। ये अगर आप रिमूव नहीं करते और कॉस्मेटिक किस्म के इश्यूज जैसे आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बंद कर दो, कल टीवी बंद कर दो, ये बंद करके देख लें आप, मिलिटेंसी इस तरीके से बंद नहीं होगी। और बहरहाल असल तस्वीर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्लासेस अब हम आगे बढ़ते हैं। एक में शाजिया इसमें थोड़ी सी मेरा एक और है। जैसे मियां साहब ने बड़ी बहादुरी दिखाई कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, फेयर एनफ, बिल्कुल ये कल्प्रेट हैं जी। 2-4 चीजें हैं, इतनी जुर्रत फिर मियां नवाज शरीफ साहब एक और भी दिखा दें, एक और भी बयान जारी कर दें अगर उनमें थोड़ी सी जान है और माशाल्लाह वो शेर हैं, कि ये भी कह दें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, सेक्टेरियन टेररिज्म हो रहा है, इसमें ईरान और सऊदी अरब इन्वॉल्व हैं। ये कहें ना जरा ये बात। और कैबिनेट में कई दफा क्यों आप उनके मुंह में डाल रहे हैं? ये सोशल मीडिया को तो आप कह रहे हैं, आप दोनों मुल्कों के आप जैसे अमेरिकन को बुलाते हैं कि ड्रोन अटैक पे एहतजाज करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। साहब वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ये आज थोड़ी रसवाई की, आज कल हमारे सरताज अजीज साहब ने बयान दिया, आज उन्होंने ड्रोन मार के उसकी मिसकोट हुआ है। अच्छा काजी साहब ये गलत बात है, प्लीज वो दुरुस्त कर दें। आज मीडिया ने गलत कोट किया है, आज मीडिया ने गलत कोट किया है। मैं आपको बताता हूं, आई वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, जहां पे उनका बनता है, हुकूमत की बात बनती है, हमें करनी चाहिए, नाइंसाफी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं मौजूद था जब कल मीटिंग में जहाँ सेनेट के फॉरेन कमेटी का इजलास हुआ है और ये सवाल उठा है ड्रोन के हवाले से। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो मीडिया ने समझी नहीं है, ये हम समझ नहीं सके या वो नहीं समझा सके, जो मुझे समझ आई उन्होंने इस तरह बात नहीं की थी जो आज पूरे हेडलाइंस लगी हुई हैं। आप जरा क्लियर कर दें क्लासेस साहब। ये प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हुआ। उनसे कहा गया, उनसे पूछा गया कि आप जो गए थे वहां पे आपके अमेरिकन से ड्रोन पे क्या बातचीत हुई है और सोरा ड्रोन। उन्होंने ब्रीफिंग दी सरताज अजीज साहब ने सेनेटर्स को, जिसमें ये फरहतुल्लाह बाबर साहब थे, सुगरा इमाम थी, जहांगीर बदर थे, हाजी अदील साहब थे और बाकी 8 लोग तो आए नहीं है ना। एतजाज एहसन साहब नहीं है, रजा रब्बानी साहब नहीं है और बड़े बड़े अहम लोग हैं, वो तो तशरीफ नहीं लाए कि पाक यूएस रिलेशनशिप को इतनी बड़ी अहम बात नहीं, हम क्यों तशरीफ ले जाए मीटिंग में। 8 लोग तो मीटिंग में आए ही नहीं है और सिर्फ 3 सेनेटर्स के साथ कल मीटिंग चली है। उसमें उन्होंने जब ये ब्रीफिंग दी कि हमने ड्रोन पे भी ये बातचीत की थी तो सरताज अजीब साहब ने कहा कि हमने अमेरिकन से एहतजाज किया कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो आपने उस पर ड्रोन के टाइमिंग गलत है। हमें ड्रोन पे शायद इतना एतराज़ ना हो लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है आपकी। उस पर अमेरिकन ने कहा जी हमने पहले से ऑर्डर किया हुआ था, हकीम उल्लाह मसूद जो है हाई वैल्यू टारगेट है, आपने भी उसके सर पे पैसे लगाए हुए थे, हमने भी रखे हुए थे, हमने पहले से उनको हुक्म दिया हुआ था जो हमारा ये सिस्टम है कि आपको कहीं भी हकीम उल्लाह मसूद मिलेगा आपने ड्रोन अटैक करना है। तो लेकिन उन्होंने कहा अब हमने अमेरिकन से ये हमने वजाहत ली है, एश्योरेंस ली है, जब हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे उस वक्त वो कोई सच कोई उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो आप मुज़ाकरात चूंकि शुरू नहीं हुए, अब चूंकि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। यस बिल्कुल यू गॉट माय पॉइंट। ये उन्होंने इस नहीं वही बात है, ये जो ड्रोन पे हम शोर मचा रहे हैं ना कि उन्होंने वो देखें कि सरताज अजीज साहब ने कहा और अगले दिन हो गया नो,
उनका ये कहना था जब हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे, आपके इस वक्त कोई मुज़ाकरात तालिबान से नहीं चल रहे। जब ड्रोन अटैक हुआ, आप उस पर वैसे एहतजाज कर सकते हैं, शोर शराबा डाल सकते हैं, उसको कंडम कर सकते हैं, लेकिन सरताज अजीज को इसके साथ अटैच कर देना कि उन्होंने ये कहा इसका मतलब जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे ड्रोन हमले जारी रहेंगे, और अगर मुज़ाकरात के दौरान ड्रोन हमला हो गया तो अमेरिका से एहतजाज करने के काबिल आगे बढ़ते हैं। एक और बात भी है, एक और का सब, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक और बात भी है, अमेरिकन से इस पे भी इनको एश्योरेंस नहीं करवाई कि जो उनकी लिस्ट पे लोग हैं, जैसे उसमें अलकायदा के लोग हैं, अलकायदा के बहुत सारे हैं हिट लिस्ट पे, इनके कुछ और तालिबान के लीडर हैं, उस पे भी अमेरिकन इनको कह रहे हैं कि जिन पे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उन पे भी अटैक किया जा सकता है। भले मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के दौरान भी उन पे हो सकता है। एग्जैक्टली, उन पे हो सकता है, हाई वैल्यू टारगेट उनको मिलेंगे, उनको अलकायदा के लोग मिलेंगे, वो उन पे अटैक करेंगे, वो उस पे पाकिस्तान की नहीं सुनेंगे। अब मसलन मैं एक छोटी सी बात, अब मसला फजलुल्लाह उनको मिल जाता है, कल बात की कि फजलुल्लाह पे होगा, अगर फजलुल्लाह मारा जाता है तो पाकिस्तान एहतजाज करेगा। मुझे एक इस पे पहले बताएं जरा, मतलब हमारा क्या व्यू होगा, कल फजलुल्लाह को अगर वो किसी ड्रोन में मार डालते हैं अमेरिकन, क्या पाकिस्तान एहतजाज करेगा उस पर? ये कैसा, मैं आपसे इसका जवाब चाहूँगा। देखें जी, पाकिस्तान को एहतजाज तो नहीं करना चाहिए उसके अगर उस ड्रोन के आता है, मगर बात यह है कि इशू इज़ मोर कम्प्लेक्स इस तरीके से है कि हम मुज़ाकरात से भी और जंग से दोनों तरीकों से कोशिश करें। मेरी राय इसमें यह है कि वेस्ट नहीं है इंटरेस्टेड इस मुल्क में मिलिटेंसी खत्म हो। उनकी अपनी बड़ी लड़ाई है, चाइना से लड़ाई है, उनके और इश्यूज हैं, हम मोरे हैं, हम ये बातें करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लासेस साहब, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। नेटो सप्लाई के हवाले से हमें बताते रहे कि जो हम राहदारियां दे रहे हैं, हमारे रास्तों से कंटेनर्स गुजर रहे हैं, हमारी सड़कें खराब हो गई, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया, लेकिन क्या हमें अमेरिका इसके बदले में डॉलर्स दे रहा है? लेकिन आज मुझे भी इंकशाफ हुआ, हैरानगी हुई पढ़ के कि हमें तो सब कुछ मुफ्त में ही हम लोग दे रहे हैं उनको। और मैं एक बात ऐड कर दूं, जब मैं ये कहता हूं कि हम ज्यादा डॉलर दे रहे हैं, उधर से कम आ रहे हैं, आज आप और मेरी एक ही पोजीशन होगी इस पर, और दूसरे ममालिक को वो लोग अदा करते रहे हैं, हमें वो कुछ भी नहीं देते रहे। काई साहब, मेरी खासी कल ब्रेन वॉशिंग हुई है। मुझे एडमिशन करने दें तो मैं ये सेनेट की फॉरेन कमेटी का इजलास था, तो मेरा व्यू बिल्कुल मतलब जैसे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन कल जो मैंने 4 घंटे बैठ के गुफ्तगू सुनी है वहाँ पे फॉरेन सेनेट की कमेटी में, और जो पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जो यंग पार्लियामेंटेरियन सेनेटर हैं, सुगरा इमाम ने जो कल गुफ्तगू की है पाक यूएस रिलेशनशिप पे, काई साहब भाई मत से इतनी खूबसूरत गुफ्तगू मैंने तो कम से कम पिछले 15-20 साल हो गए मुझे जाके कार्रवाई वगैरह इवन पार्लियामेंट में देखता रहा हूँ, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, कौमी असम्बली की, इतनी अच्छी और खूबसूरत गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी, और क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशनशिप क्या होने चाहिए। उनका ये कहना था सुगरा इमाम ने, और जहाँ से ये इंकशाफ हुआ, ये इंकशाफ ऐसे वहीं से निकला है कि हमारे बाकी रिपोर्टर बैठे हुए थे लेकिन वो कैच नहीं कर सके इस खबर को, कितनी बड़ी खबर वहाँ पे डेवलप हो रही है कि सेक्रेटरी खारजा जो है जलील अब्बास जिलानी साहब ने जब सुगरा इमाम ने ग्रिल किया, और मैं कहता हूँ उन्होंने स्पीचलेस किया जलील अब्बास जिलानी साहब को और सरताज अजीज़ को, उनके पास कोई जवाब नहीं थे जब सुगरा इमाम ने आधा घंटा उनको ग्रिल किया है और कुछ सवालात उठाए। मसला सबसे बड़ा जो उनका कहना था कि पाकिस्तान को क्यों आप इतना सस्ता बेचते हैं, इतना चीपली, जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि क्यों पाकिस्तान को इतना चीपली बेचा जाता है। उनका ये कहना था कि मुझे ये बताएं $250 पर कंटेनर आप ले रहे हैं, तो जब हमने नेटो सप्लाई बंद की थी तो दुनिया के दूसरे ममालिक से इन्होंने जब सप्लाई शुरू की तो वो क्या रेट ले रहे थे, तो इंकशाफ किया गया था कि हम तो $250 ले रहे थे, दुनिया के दूसरे ममालिक सेंट्रल एशियन वगैरह से उन्होंने नादरन कोई ना एरिया से निकाली थी सप्लाई, वो $1700 पर कंटेनर ले रहे थे। उस पर उनका कहना था सुगरा इमाम ने कि आप इस मुल्क की बदकिस्मती देखेंगे जो मुल्क को जाके डील करते हैं अमेरिका से, कि जो पैसा हमारा लॉफुल बनता है, अगर हमें $1700 पे मिलता तो आज हम इस IMF से $7 अरब ना लेते, आप अमेरिका से $1 अरब की इमदाद की भीख ना मांग रहे होते। उनका यह कहना था कि ये अमेरिकन का स्टाइल बन गया, जो पैसा आपका राइटफुल बनता है आप उनसे ले नहीं सकते, आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्यों? आप मुंशी बन चुके हैं, आप एक तरह मुंशी वाले अंदाज में अमेरिका से डील करते हैं। लेकिन अमेरिका ने पिछले 10 सालों में इमदादी फंड्स के मद में $10 बिलियन भी तो दिए क्लासरा साहब। अच्छा नहीं, वो तो इसमें जो और ऐड कर रही थी क्लासरा साहब, चले कहीं तो महंगाई कंट्रोल की हमने महंगाई कंट्रोल कर ली, लेकिन मैं सुगरा इमाम साहब से ब्रीफ करने दे, इस पे कमेंट करते हैं। सुनी, सुगरा इमाम साहब की जब अपनी गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब ये कितने पैसे ले रहे थे, उस पे भी बात हुई। मैं काजी साहब मुझे थोड़ा सा एक दफा अगर इसके कंटेंट्स शेयर करने दें, देन वी कुड हैव अ डिस्कशन के कहां पे इनका फला था, कहां पे उस पे दूसरा था, क्योंकि बहुत सारे अहम पॉइंट हैं जो मेरा ख्याल रह ना जाएं इसमें डिस्कशन में। उनका ये कहना है, मुझे ब्रेक लेनी है क्लास साहब, यहीं से आगे शुरू करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लासेस आप बता रहे थे सुगरा इमाम ने किस तरह ग्रिल किया कल। तो सुगरा इमाम का ये कहना था, और जिसको मेरा ख्याल तमाम ने एंडोर्स भी कर रहे थे उनके सेनेटर, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को चीपली जाके बेचते हैं क्योंकि मुंशियाना स्टाइल है हमारा। उनका ये कहना था, जो मेरा ख्याल है वे फॉरवर्ड दिया उन्होंने। एक तो बंदा तनकीद करते हैं, हम जैसे करते रहते हैं, हल नहीं देते, तो उस पर यही इतराज़ किया जो कायद साहब अभी कह रहे थे। उन्होंने कहा सरताज अजीज साहब ने कि $250 वाली डील जो है ये तो आपकी हुकूमत ने की थी, पीपल्स पार्टी ने की थी। तो सुगरा ने कहा मैंने उस वक्त भी एहतजाज किया था कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी डील करनी चाहिए और कम से कम $5000 आपको पर कंटेनर लेना चाहिए। अगर आपने वो ले लिया होता ना, आपको अमेरिकन इमदाद चाहिए थी, वो जो भीख की तरह मिलती है आपको, और बड़ा उसका यहाँ पे ये तमाशा किया जाता है, और ना आपको IMF से $7 अरब आपको लेने पड़ते। उनका ये कहना था कि आप अभी भी ये काम कर सकते हैं कि आपकी नेटो सप्लाई पे जो आपकी डील हुई थी वो ये हुई थी कि पाकिस्तान के रास्ते जो सामान जाएगा, अब 2014 में उन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जरिए सामान भेजना है, ये डिफरेंट डील है। आप उनसे बैठें, $32 अरब का सामान वहां से जाना है, आप कम से कम $10 अरब अमेरिकन से लें, नेटो से लें कि हजूर आपने हमारा पूरा मुल्क इस्तेमाल करना है, रूट इस्तेमाल करने हैं, राहदारी इस्तेमाल करनी है। तो उस पर सरताज अजीज हंसने लग गए, भाई ये कैसे हो सकता है जी, छोड़ें जी। उन्होंने कहा नहीं, यही तो रवैया है आप लोगों का, आप अमेरिकन से इक्वल फुटिंग पे बात नहीं कर सकते, आप उनसे बात मनवा नहीं सकते। अगर वो $1700 उन मुल्कों को दे सकते हैं जो 8 महीने हमारी सप्लाई बंद रही है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? चलें आप $5000 ना लें, आप $2000 ले लें, आपको इसके बाद भी कर्जों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया जलील अब्बास जिलानी साहब ने। मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरा बड़ा उनसे तल्लुक़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो वो बात की कि उसका कोई इतना बेहतर कोई इंप्रेशन नहीं किया वहाँ पे। उनका ये कहना था, फिर एक्सप्लेन किया कि पीपल्स पार्टी दौर में भी बड़ी इस पर डिस्कशन हुई थी कि हमें किराया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जलील अब्बास जिलानी साहब ने इंतहाई सेंसेशनल इंकशाफ किया कमेटी मीटिंग में कि जनाब हम तो पाकिस्तान तो ये अमेरिकन से नेटो से $1 भी नहीं ले रहा ये नेटो कंटेनर्स का। तो उनसे पूछा गया ये फिर $250 किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब ये पोर्ट पे हैंडलिंग चार्जेस हैं या मजदूर जो कंटेनर भरते हैं ये उनको दिए जाते हैं। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान की जेब में 2002 से लेकर अब तक $1 नहीं आया। सो पिछले 10 सालों में हमने अमेरिकन को फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से नेटो सप्लाई की इजाजत दी हुई है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। ये $250 जो है पोर्ट चार्जेस हैं या वहां मजदूरों की फीस है। उस पे पूछा गया कि ये कैसे हो रहा है, फिर आप कैसे काम कर रहे हैं? आप तो दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। उस पे उन्होंने कहा जी कि हमने ये सोचा था कि अमेरिकन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, हमारे यूरोपियन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा गुडविल के तौर पर इनसे किराया ना लिया जाए तो अमेरिका जिन ममालिक को देता रहा है उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जिन्हें $1700 पर कंटेनर देता रहा है उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं है अमेरिका के। वही एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि हमने गुडविल के नाम पे किया है, और उसकी उन्होंने मिसाल दी जलील अब्बास जिलानी साहब ने कि यूरोपियन ने अभी हमें एक स्टेटस दिया, GPRS का स्टेटस दे रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे यूरोप को। तो सुगरा इमाम ने बड़ा उनको स्पीचलेस किया। उन्होंने कहा दुनिया के ममालिक जो है वो गुडविल पे नहीं चलते, आप बहुत सारे ममालिक है जो पैसे पे चलते हैं, मफादात पे चलते हैं। डॉलर का उनको स्लेवरी है, आप अरबों डॉलर का बिल ले सकते थे, आपने वो नहीं लिया। और प्लस एक और बात जो सुगरा इमाम ने की बड़ी अहम, उन्होंने कहा आपने कहा कि आपको यूरोप ने एक्सेस दिया मार्केट तक, आपसे पहले तो बांग्लादेश और ये भारत को दे चुके हैं, और दोनों ने पाकिस्तान की तरह और पाकिस्तान की तरह उन्होंने कोई कुर्बानियां नहीं दी हुई, कोई उन्होंने उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं की। यूरोपियन ने तो उनको भी एक्सेस दी है। सो उनका ये कहना था सुगरा का कि आप इस बात पे खुश ना हो कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा उन्होंने ऑफिशियल विजिट पे बुलाया था, अमेरिकन अफगानिस्तान से निकलना है उन्होंने या रिड्यूस करना है, इसलिए बुलाया गया था नवाज शरीफ साहब को। मियां साहब को चाहिए था कि ये पूरी तैयारी करके साथ जाते, अमेरिकन से आपको नई डील करनी चाहिए कि अब आपने अफगानिस्तान के जरिए यहाँ से अपनी चीजें निकालनी है, उसका नया मुआहदा किया जाए, अदरवाइज आप इसी तरह भीख मांगते रहेंगे। लेकिन जो अफसोस की बात है मुझे इन बातों का, जो बहुत खूबसूरत तकरीर की उसने सुगरा इमाम ने, जब बातें की और कुछ सलूशन बताया कि फॉरेन पॉलिसी कैसे रन करें, मुझे उनका असर होता हुआ ना फॉरेन ऑफिसर लग रहा था। वो तो बड़े लोग हैं, हम भी यही तकरीर फरमाते हैं आपके सामने। हमने तो ये भी अर्ज किया था कि $1 जो भेजते हैं हमसे $14 फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लेते हैं। चलें इस पर कभी बात करेंगे। मैं क्लास साहब आपको रात जो कल डिस्कशन कर रहे थे एक प्रोग्राम में, और 2 आराज सामने आई कि एक तो ये थी कि बिल्कुल सीधा सजा होगी, और जिस तरह आज अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं और आपके सामने और साहब बैठे थे वो कुछ और कह रहे थे। FIA की जो रिपोर्ट आई है क्लास साहब, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, और ये सोर्स क्या है, एक मेंबर जिसका नाम नहीं लिया उन्होंने, जो उस टीम का तफ्तीशी टीम का मेंबर है, वो कह रहा है जी कि हमारे पास कुछ नहीं है, अभी कंक्रीट एविडेंस नहीं है। और 2-3 इसमें बातें हैं उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सोल
नहीं है एक्यूज्ड, इसमें वाहिद एक्यूज नहीं है ये जो हैं, इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं। लेकिन जहां जहां हम मांग रहे हैं चीज़ें, खास तौर पर उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हमने बार बार कहा है कि वो जो कमांडर्स की मीटिंग थी उसके क्या जहां ये डिसीजन हुआ तो उसकी कोई हमें तफसील जो है वो नहीं मिली। और फिर ये कहा गया कि अगर कोर्ट हमारी मदद करे और हम समन करके और वारंट भेज के लोगों को बुला सकें तो हम शायद उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें। और फिर इसमें और जो बात हुई वो ये, जिस तरह एजी साहब कह रहे हैं कि ये जो फैसल अरब हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था, और ये दूसरे जज हैं जो खलील रमदे साहब के जो हैं रिश्तेदार हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं बदलेंगे। मैं अब आता हूँ असल सवाल की तरफ। ये जो कह रहे हैं ना कि ये बड़ा एक स्मूथ सा होगा, आप निकल जाएंगे, मैंने इशारा इसलिए दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कि उससे भी क्या कमांडर से भी हम पूछेंगे, तो ये इतना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल में। और अगर आसान हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जो वैसे काम करने वाले और बड़े सादा नजर आते हैं वो इतने पेचीदा हो जाते हैं वतन अजीज में। और अगर ये मौजूदा हो जाए कि हम सजा दे पाएं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वैसे इसको सपोर्ट करता हूं। इस पे आप कमेंट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। काजी साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं इस FIA पे मैं नहीं यकीन करता। मैं 15-20 साल से इनकी व्हीलिंग डीलिंग जानता हूँ। इनको हमने कोर्ट कचहरीज में देखा हुआ है, इनको स्टैंडिंग कमेटीज में देखा हुआ है। जितने झूठे और जितने विक्टिमाइज और करप्ट ये इंस्टीट्यूशन हो चुका है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत कम होंगे। इसका कुछ इमेज बेहतर था FIA का, तो 2 अफसरान थे यहाँ पे, उन्होंने इसको बेहतर किया था। और जो ही गिलानी साहब का बस चला हमारे दोस्त का, उन्होंने फिर तबाह करके गए, जाते जाते तबाह कर गए। एक जब यहाँ पे DG तारिक परवेज साहब थे, नेक नाम अफसर थे, उनके दौर में FIA का बड़ा नाम था, बड़ा काम हुआ। उनके बाद तारिक खोसा साहब आए थे, ये 2 अफसरान थे। इसके बाद एक तबाही का लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ, ये चौकीदार बन गए। ये जैसे कल सुगरा इमाम कह रही थी पाकिस्तान अमेरिकन का मुंशी बन गया, ये वैसे ये मुंशी बन चुके हैं। सर बना हुआ है, डे 1 से बना हुआ है ये बना। और जब ये जिस गवर्नमेंट में रहे हैं ये लोग, जितनी पॉलिटिकल एलीट है ये, इवन मैं सुगरा इमाम साहब से मेरी एक मुलाकात है, बड़ा मैं उनका एहतराम करता हूं, बड़ी माशाल्लाह वो पढ़ी लिखी हैं, मगर बात ये है कि इट इज ओवरऑल सबसर्वियंस ऑफ द रूलिंग क्लास। इस मुल्क की रूलिंग क्लास को अपने मुल्क के डॉलर इसलिए नजर नहीं आते कि इसके जाती डॉलर जो हैं, जो मैं ये स्टोरी कर रहा हूं डॉक्टर इकराम उल हक साहब से मिलकर मैं ये स्टोरी कर रहा हूं कि इनके जो पैसे बाहर पड़े हैं ये उनका तहफ़्फ़ुज़ करें या हमारे पैसे यहां हमें दिलवाएं। तो ये सारी रूलिंग क्लास का क्राइसिस है। मुझे कल सुगरा इमाम ने बताया कि पाकिस्तान के 4 सफीर एम्बेसडर जो थे उनकी पोस्टिंग हुई यहाँ से, उन्होंने वहां से रिटायरमेंट के बाद अमेरिकन नेशनलिटीज ले ली। अच्छा। 4, उसमें जमशेद मार्कर साहब थे, उसमें ऐसे खान साहब थे, कोई एक आध नाम और भी है। ये पाकिस्तान से सफीर लाके गए, उन्होंने जहाँ पे नेशनलिटीज ले ली अमेरिकन की। ये तो हमारे उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनके रांचे 700 एकड़ का रांच वहां किसका है? उसमें जो हमारे जो कुछ जर्नैलों के भी हैं वहां पे नाम लिया उन्होंने किसी का। कैसा मुझे ब्रेक लेनी है, क्लास ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में। मैं ये ब्रेक के बाद इधर FIA पे अभी थोड़ी सी बात मेरे शाजा करनी है इस पे। ये जो ड्रामेबाज और मोस्ट करप्ट लाट इन्होंने इकट्ठी कर ली FIA में। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत, उम्र कैद, बरी या मुआफी, जिसका इख्तियार जो है सदर मुमलिकत के पास होता है। क्लासेस साहब, FIA का बड़ा अहम रोल हो सकता है इसमें, लेकिन अभी तक तो उन्हें ठोस शवाहिद ही नहीं मिले। बिल्कुल, इस मुल्क में सिर्फ जो शवाहिद है ना वो गरीब आवाम के लिए रह गए। उनके पास शवाहिद भी आ जाते हैं, अदालतें भी लग जाती हैं, उनको सजाएं भी हो जाती। उन्होंने डिक्लेरेशन पढ़ा, पूरी कौम के सामने अब एजेंसी लग गई और इन्हें शवाहिद नहीं मिल रहे। इसके पीछे कहानी और है। अगर आज FIA एक फेयर रिपोर्ट दे देगी जनाब मुशर्रफ साहब के केस में, तो कल को जो नवाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें ISI और असगर खान केस में 4 रुकनी कमेटी बनी है, फिर उसको भी फेयर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर उन्हें भी नवाज शरीफ साहब से सवालों जवाब करने पड़ेंगे कि आपने यूनुस हबीब से आपने कितने पैसे लिए, कितना लोन राइट ऑफ करवाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग है। सो ये फेयर काम भूल जाए आप। जो FIA को मैंने देखा, कोई इनसे पूछें कि आप इतना अरबों रुपए का आपके पास बजट है, आपके पास पावर्स हैं, आप उसको यूज अब्यूज करते हैं। इन्होंने कितने केसेस में, कोई टॉप के केसेस मुझे एक बता दें इन्होंने किसी को सजा दिलवाई हो, कोई ट्रायल बता रहे हैं। अभी हामिद सईद काज़मी वाले केस का मैंने आपको कल परसों बताया कि हुसैन असगर जाके वहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं। उनके पास बार्कले बैंक की स्टेटमेंट है कि उनके भाई ने पैसे भेजे हैं वहाँ से लंदन से अपने बच्चों के लिए, वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो जिद में आ गए, अपनी अना में आ गए। हुसैन असगर साथ समझते मेरे से ज्यादा ईमानदार आदमी पैदा नहीं हुआ। उनको सबूत भी दिए जाए, वो आके फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ये जो आपकी एजेंसीज हैं, ये आपके जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे नैब हो चाहे FIA, इनकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है।
सही। ये महज वो कहते हैं डेकाड्रॉन एक इमरजेंसी ड्रग्स पे चल रहे हैं। ये हुक्मरानों के खुशामदी बन चुके हैं, जो कुछ इन्हें वहीं से कहा जाता है उसी पे चलते हैं। अब इनके पास जनरल मुशर्रफ का कोई सबूत नहीं है, इससे कोई बड़ा झूठ हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात हो सकती है। पूरे मुल्क के सामने बैठ कर उन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो कहते हैं हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। अब ये आप पूरे कौम के सामने जिसने ऐलान करके इमरजेंसी लगाई और एफआईए के सबूत नहीं है, तो मामला जाहिर ये हुक्मरानों को बचाने के लिए एफआईए बनी हुई है। ये नैब और एफआईए हुक्मरानों को बचाने की एजेंसीज है, उनको ट्रायल करने की एजेंसी नहीं है। ये शुजात हुसैन कहते थे ट्रायल होता है छोटे लोगों का, सजा भी होती है छोटे लोगों की। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौसम भी होंगे। वो क्लासरा साहब, ये बड़ी खौफनाक स्टोरी आपने बताई कि जब 40% लोगों को 40% लोगों को हेपेटाइटिस है, ये क्या कहानी है? वो आपको याद होगा कि कल परसों हमने उनको ये डॉक्टर जवेद इकबाल कंजाल को लिया था वहाँ से, तो उन्होंने जो अपना सर्वे किया था ज़ाती तौर पर, उस पर भी उनकी यही फाइंडिंग गई थी कि 40% से ज़्यादा लोग जो हैं गांव बस्तियों में वो हेपेटाइटिस का शिकार है। मेहरबानी है उनकी पंजाब हुकूमत के कुछ ओहदेदारान बैठ के देखते हैं प्रोग्राम हमारे को, हमारी किसी न किसी खबर पे एक्शन ले लेते हैं। चलें एक छोटा सा रिलीफ से कुछ ना कुछ तो हमें भी तसल्ली रहती है कि हमारी यहाँ पे बैठ के हम सुबह जो दानश्वरी जो फरमाते हैं हम तीनों मिल के, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 3-4 लोग सुन लेते हैं। तो मेरा ख्याल मोहसिन अदील हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने डीजी हेल्थ भेजा था पंजाब हुकूमत ने कि आप लिया जाएँ और वहाँ पर पता करें। तो मोहसिन सुना है को लिया में डीजी हेल्थ की टीम लेके आए थे, कुछ जरा हमें डिटेल बताएं कि क्या हुआ, क्या फाइंडिंग गई है सामने, फाइंडिंग्स बताइएगा हमें लोगों का कि आपकी निशानदेही की वजह से जो है हमारे मरीजों की जो है यहाँ पे सुनेगी। सेहत की तरफ से जो सर्वे किया जाता है उसमें है कि शहरी इलाकों में 5 और देहाती इलाकों में 10% होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे 40% फाइंडिंग की जो आपने बात की कि यहाँ पे महकमा सेहत के 2 स्वीपर, एक स्वीपर और एक वार्ड बॉय जो यहाँ पे डॉक्टर बने हुए हैं और डॉक्टर बन के ये कई अरसे से लोगों का इलाज कर रहे हैं और एक ही सिरिंज से उनका जो है किसी न किसी तौर ये टीके जरूर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये सभी मरीज जो है ये मुतासिर हुए। आप कह रहे हैं मोहसिन 40% इंसिडेंट्स निकला है हेपेटाइटिस सी का? जी सर, ये कल नमूना जात हासिल किए गए हैं, जो टीम वहाँ पे गई थी 300 लोगों के लिए और उसमें है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 20 जो हालतेदार है उसमें जो उनके लाते जराई थे वो नकारा वाश बेसन में पड़े हैं। आप देख लीजिए कि चलिए तो जो बाहर अताई क्लिनिक है उनको तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो बीएयू की हालतेदार है वो इससे तो इसको वो चीजें पड़ी थी। सही मैडम, इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे? नहीं वो क्या, मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ। अच्छा आप एक मिनट जरा स्टोरी ये मुकम्मल कर लें मोहसिन। आप ये कह रहे हैं कि जो ज्यादातर इंसिडेंट्स हुआ है जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहां पे जो ये गंदे जो थे औजार जिनसे टीके वगैरह लगाए गए ये उससे पहले है। जी बिल्कुल, एक तो वो है और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो सरकारी अस्पतालों में मुख्तलिफ स्वीपर है वो और वार्ड बॉय जो है वो वहाँ पे डॉक्टर करके उन्होंने अपने क्लिनिक खोले हुए हैं और वो एक ही सिरिंज से जो वो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी सिरिंज से तमाम लोगों को टीके लग रहे हैं। एक और गुजारिश मैं चाहूंगा कि आपके तवज्जो से और कलासरा साहब के तवज्जो से जी बोले नहीं है नए मरीजों के लिए और उनकी वैक्सीन के लिए आप भी कोशिश कीजिए ताकि पंजाब हुकूमत उस पर भी नोटिस ले और लिया के जो सिसकते हुए मरीज हैं जो दवाई के मुंतजिर हैं उनको वैक्सीन भी मिल सके और डॉक्टर्स की टीम स्पेशल वहां पर भेजी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, ये जो आपने स्टोरी की है, अब आप देखें कि जब आप हेल्थ का सही नहीं रखते तो वो जगह जहां से लोगों को शफा मिलनी चाहिए वो मौत बांटना शुरू कर देती है। और वो बता रहे हैं कि जो स्वीपर है उसने अपना क्लिनिक बना लिया और एक ही सिरिंज से सबको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और अगर हम ये सिचुएशन देखें और अभी तो हमने आपकी मेहरबानी से हमने एक झांक लिया एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कहां किस किस शहर में ये मसला है। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब की एक स्टोरी भी लेनी है। क्लास साहब मैं आपसे एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। हम बड़ी फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, आज हम इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं जिसके खिलाफ रिवोल्ट जो है वो यूके और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में आया है। वहां तालिब इल्मों ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक तंजीम बनाई है और जिसमें उन्होंने कहा है कि 2008 के बाद से हमें ये लगता है कि जो थेरीज आप हमें पढ़ा रहे थे वो सारी गलत हैं और जो आप हमें नताइज निकलना चाहिए थे वो तो नहीं निकले। तो उन्होंने एक तंजीम बनाई है और उस तंजीम के 800 मेंबर थे और अब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इवन कुछ जर्मनी और फ्रांस की यूनिवर्सिटियां, चिली की यूनिवर्सिटी और यूरोप के मुल्कों में, तो उनका ये कहना है कि 30 साल तक जो इकोनॉमिक्स यहाँ पे मुसल्लत की गई उसका नतीजा ये निकला है कि पूरी दुनिया में इनसिक्योरिटी है, डेग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल 4-5 बिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए हैं। तो खुदारा हमारा सिलेबस बदलें क्योंकि आपका सिलेबस दुरुस्त नहीं है। अब मैंने स्टोरी इसलिए इंक्लूड की और मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, आपकी स्टोरी भी दिलचस्प है कि ये जो आज हम स्टोरी कर रहे हैं इससे हमारा क्या रिश्ता है,
इससे हमारा रिश्ता ये है कि ये वही इकोनॉमिक मॉडल है जो 30 साल पहले हमने अडॉप्ट किया था, और इसी इकोनॉमिक मॉडल के तहत आज के आप जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो हमें बिजली लेके देंगे, या गुर्बत भी खत्म करेंगे, यहाँ पे एक जो है वो बेरोजगारी भी खत्म करेंगे। तो यहाँ से इसका जन्म हुआ था, उसमें इसके खिलाफ जिस माशी बुनियाद परस्ती के खिलाफ रिवोल्ट यूरोप में है, इसमें हम आगे चल के भी बात करेंगे, और मैं और मजीद इसमें तफसील ये भी दे सकता हूँ कंक्लूड करने से पहले कि वो ये कह रहे हैं कि 30 साल तक उन मैशदानों को यूनिवर्सिटियों में से नौकरियों से निकाल दिया गया जो ये कह रहे थे कि ये सारा सौदा जो आप बेच रहे हैं ये गलत है और ये प्रो रिच है और एंटी पुअर है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, ये इस पे आप कमेंट करें या फिर चलते हैं आपकी स्टोरी जो है जो साहब मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा। काश साहब उन स्टूडेंट्स को दाद तो दें जिन्होंने अपनी हुकूमतों को, अपने प्रोफेसर्स को चेक किया है, क्वेश्चन किया है, चैलेंज किया है। आप ये सोच सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है, इतनी ग्रोथ है, और हमने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो बैठ के एनालाइज करे कि आज से 20 साल पहले हमें क्या पढ़ाया गया था, 10 साल पहले हमने क्या पढ़ा था, उसका इम्पैक्ट गलत निकला या सही निकला। ये हो सकती हैं चीज़ें। हम तो गुलाम मुआशरे के एक कैदी हैं, और जो बरसों से सिलेबस आप और मैंने पढ़ा था, हमारे बच्चे भी वहीं पे आज टाट वाले स्कूल में बैठे पढ़े, वही चलता आ रहा है। एक और बड़ी मजे की बात, कल CSS का ये आया है, कल यहाँ पे उसका रिजल्ट, आपने उसकी परसेंटेज पढ़ी है? इट्स ए शेम। पाकिस्तान के हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। 2% पास हुए हैं, 11,000 में से 2% सिर्फ CSS का वो टेस्ट पास कर सके हैं या आगे निकल सके हैं। आप अंदाजा कर लें 300 समथिंग का फिगर आया जिन्होंने पास किया है। 238 आपका एजुकेशन सिस्टम 238 इतने हैं, if I'm not wrong, sorry. Exactly, जो 2% बनता है, 11,000 आपका ग्रेजुएट, इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है या मास्टर्स होती है। आपका ग्रेजुएट और मास्टर इस काबिल ही नहीं है कि वो रिटन टेस्ट पास कर सकें, वो CSS को जाके क्लियर कर सकें। ये एजुकेशन सिस्टम है, और हमें यहाँ करोड़ों रुपए दिखाए जाते हैं। वो जो हमारे पोजीशन होल्डर, हमारे टॉप होल्डर, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि अगर ये स्कूल इतने अच्छे हैं जहाँ से ये पोजीशन होल्डर को टॉप करते हैं, फिर हुक्मरान अपने बच्चों को पढ़ा दें वहाँ पे। अच्छा, क्लास साहब, वजीर आला साहब, वजीर आज़म साहब, हमारे सारे ये पढ़ें। बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम, आप प्लीज ये हमें बता दें कि वो मलिक साहब तो पकड़े गए, अब सियासतदान कौन कौन से हैं, क्योंकि जाते जाते ये भी शेयर कर लेना, स्कैंडल को भी शेयर कर लें साहब। वो स्कैंडल जो पिशावर पुलिस स्कैंडल आया था, 7 अरब रुपए का स्कैंडल है कि 7 अरब रुपए के लिए पुलिस की जैकेट्स लेनी थी, असला लेना था कि वो टेररिज्म को फाइट करेंगे। उसमें अमीर हैदर खान होती साहब के जो उनके करीबी अजीज से ब्रदर इन लॉ, उन्होंने वहाँ पे पूरे का पूरा 1 करोड़ रुपया खा लिया, और उनके साथ खाने वाले मलिक नवीद साहब थे जो कल पकड़े गए हैं। एक और साहब थे, आपको याद होगा, अकाउंटेंट थे, उन्होंने हज भी किया था, 30 लाख रुपया भी लिया था। इसमें ISI के भी कुछ ऑफिसर्स शामिल थे। एक यहाँ वजारत दाखिला के एक साहब थे जिन्होंने वो लेनी थी, वो शामिल थे। सो एक नवीद मलिक साहब तो पकड़े गए, नैब ने एक अच्छा स्टेप लिया है, पॉजिटिव लिया है, लेकिन क्या नैब में जुर्रत है कि अमीर हैदर खान होती साहब पे भी हाथ डालेंगे, उनके ब्रादर इन लॉ पे भी डालेंगे जिनको दुबई में पेमेंट्स की गई थी और डॉलरों में की गई थी। सो नैब सिर्फ इसको मलिक नवीद को पकड़ के और कल को जमानत कराने की हद तक ना रहे, वो जरा जाए और अमीर हैदर खान होती साहब की फैमिली को भी जरा उनको टच कर ले, उनको भी जरा पूछ ले कि मसूफ जरा तशरीफ ले आए, आप पे भी इल्ज़ाम है। और जो अरशद मजीद थे, कंट्रैक्टर थे, जिन्होंने सारी की सारी पेमेंट्स की थी ये दुबई में और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए, वो बयान हल्फी लिख के दे चुके हैं, वादा माफ गवाह बन चुके हैं अदालत में। इसलिए कल को ये ना कहते नैब के हमारे पास, जैसे FIA कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो सबूत दे चुके हैं वो। अच्छा क्लासरा साहब, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि क्या है, तस्वीर जन से है, क्या उसने जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो हम थोड़ा सा उसने जन रख लेते हैं। अगर इन्होंने पहला बंदा पकड़ लिया है, और अमीर हैदर होती साहब तो अब पावर में है नहीं, अब उनको पकड़ने की, हाँ वो बहुत अमीर आदमी है, इज अ टाइकून, तो वो और उनकी टाइकूनाइजेशन हुई होगी यकीनन, हम ये समझ सकते हैं बादियुल नजर में जिस तरीके से ये स्कैंडल सामने आया है। इनको दाद दें, ये जाते जाते काजी साहब इनको दाद दें। वैसे ANP के लीडरों को, अपने लीडर भी मरवाते रहे और पैसे भी खाते रहे। इन्होंने ये काम नहीं किया कि आप अपनी पुलिस को ट्रेन करें, लीडर मरवाना इनकी कोई तरजीह नहीं थी, हुजूर इनकी तरजीह नहीं थी। वो आ गया कहीं से भटकता हुआ एक, और ये सामने खड़े थे, उसने मार दिया। असल मामला जो था, मैं जो अर्ज करता हूं, और ये जो आपने स्टोरी की है, मैं इसमें थोड़ा सा कमेंट नहीं पहले कर सका, उस पर मैं करना चाहता हूं। मैं अप्रिशिएट करता हूं वो जो खातून जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने अमेरिका पाकिस्तान, मगर मसला ये है, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, ये किसी एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है, ये एक रूलिंग क्लास की सबसर्वियंस का मसला है, उसकी सबऑर्डिनेशन का मसला है, जिससे वो खुद भी बिलोंग करती हैं। और मैं खुश हूं कि उससे बगावत करके वो ये बात कर रही है, मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई थी। तो ये किसी एक फर्द के अमाल की बात नहीं है। एज अ रूलिंग क्लास अगर आप जो
है इस मकाम पे आ चुके हैं, तो इस कौम का खुदा या फिर शायद हम कोई और रास्ते एक ढूंढें। लास्टली जाते जाते जी, काजी जी, साहब, जी, क्लास साहब, आज वक्त एक खत्म हो स्टोरी जी जी एक स्टोरी मैंने करनी थी, आज नहीं कर सके कि इस्लामाबाद में पिछले 15 सालों से कोई नई बुक शॉप यहाँ पे नहीं खुली। वहाँ पे यूसुफ साहब हैं, हमारे भाई हैं, बहुत बड़ी बुक शॉप चलाते हैं, मेरी कल उनसे बात हो रही थी, उनसे कल हम बात करेंगे यूसुफ साहब से कि 15 साल से इस्लामाबाद में कोई नई किताबों की दुकान नहीं खुली। काजी साहब जिसका रोना हम रो रहे लेकिन हैं, साथ शामिल कर लीजिएगा, साथ शामिल कर लीजिएगा कि टकाटक की कितनी दुकानें खुली हैं खाने पीने की, और कई किताबों की दुकानें बंद हो गई, टकाटक की दुकानें बन गई हैं। ठीक है, कल ये शेयर आपको करेंगे, बताएंगे कि 15 सालों में इस्लामाबाद में कोई यहाँ नई किताबों की दुकान नहीं खुली। सही, और हमारे कल टॉप शेयर पोजीशन होल्डर करेंगे हम रोजाना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, कल ये शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के यहाँ पे फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।